एक बड़े विचारक ने साहब सिंह जी मेरी तमाम पिछले 35 सालों की शोध कई 50 पुस्तकों में से कुछ महत्वपूर्ण कोटेशन एक जगह ली और 21वीं शताब्दी में भगत सिंह कैसे प्रासंगिक है। एक बड़ा महत्वपूर्ण पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं। धर्मांधता और धार्मिक कट्टरता के कारण भगत सिंह ने अपने समय के भारत की दशा अत्यंत दयनीय 1926 में देख ली थी। आज भारत की दशा उससे हजारों गुना दयनीय हो गई। भगत सिंह ने लिखा था कि भारत की दशा इस समय बड़ी दयनीय है। एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों के जानी दुश्मन है। अब तो एक धर्म का होना दूसरे धर्म का कट्टर शत्रु होना है। ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान का भविष्य बड़ा अंधकार में नजर आता है। इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया और अभी पता नहीं है धार्मिक दंगे भारत का कब पीछा छोड़ेंगे। इन्हीं दंगों के पीछे भगत सिंह ने सांप्रदायिक नेताओं का हाथ देख लिया। इन दंगों के पीछे सांप्रदायिक नेता और अखबारों का हाथ है। इस समय हिंदुस्तान के नेताओं ने ऐसी लीद की है कि चुप ही भली। भगत सिंह और उससे आगे की पंक्ति सुनिए। 21वीं शताब्दी में क्यों आज तो वर्ग के स्थान पर जाति की बात करने वालों की संख्या अधिक हो गई। भारतीय समाज शास्त्रियों ने भी जाति को विशेष महत्व देना आरंभ कर दिया और वर्ग के स्थान पर जाति को महत्व देने के पीछे सिर्फ चुनावी राजनीति है। लेकिन क्रांतिकारियों का काम चुनाव जीतना कभी नहीं था। ये किस संदर्भ में लिखा है? लगता है कि तो आज के संदर्भ में बात हो रही है। लोगों को परस्पर लड़ने से रोकने के लिए वर्ग चेतना की जरूरत है। गरीब मेहनतकश किसानों को स्पष्ट समझा देना चाहिए कि तुम्हारे असली दुश्मन पूंजीपति हैं, इसलिए तुम्हें इनके हथकंडों से बचकर रहना चाहिए। इनके हत्थे चढ़कर कुछ नहीं करना चाहिए। भगत सिंह पृष्ठ 192 में भगत सिंह बोल रहे और इसलिए भगत सिंह ने कहा की बात हो रही है, पगड़ी संभाल जट्टा तेरा लुट गया माल रे। वो जो किसानों को ऑर्गेनाइज करने की और जिस तरह से उनका शोषण होता था तब ये भगत सिंह। पर साहब सिंह तो जो अभी उन्होंने जो उदाहरण हमारे सामने वर्ग चेतना की बात कर रहे हैं, वो क्लास कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि धर्म को जो महत्व दिया जाता है वो जनता की मेहनतकश इंसान की एकता को कमजोर कर देती है। उस ओर इशारा साफ तौर पर किया जा रहा है। भगत सिंह जी ने एक बात बहुत स्पष्ट कही कि अगर उसकी सरकार बनेगी कभी और वो अगर शासन में आए तो धर्म केवल व्यक्ति के लिए अपने आस्था की एक वस्तु होगी, एक आस्था का एक विचार होगा। वो कोई किसी भी प्रकार से कोई हज अड्डे बनाएंगे या कोई किसी और धर्म के लिए कुछ और व्यवस्थाएं बनाएंगे, इस तरह की कोई बात नहीं होगी। वो व्यक्तिगत बात है और शासन का काम केवल होगा लोगों के दुख दर्द को दूर करना, लोगों के फर्क जो गरीबी अमीरी का फर्क है उसको मिटाना, शोषण का समाप्त करना, ये प्रमुख रूप से राज्य का काम। भगत सिंह लेखक थे, चिंतक थे और वो एक राष्ट्रीय सीमाओं तक या भारतीय संस्कृति से विरासत में लिया उसी तक सीमित नहीं रहे, उसी तक महदूद नहीं रहे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रांतियों का भी अध्ययन किया, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। उन्होंने आर्थिक जो रुझान थे, जो ट्रेंड थे ग्लोबलाइजेशन के, इंडस्ट्रियलाइजेशन के, आपने भगत सिंह को ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी अध्ययन करने का कोशिश की। आपकी ही किताब में एक जगह मैंने कल वो भी चैप्टर देखा था, उसके बारे में कुछ बताएंगे? ग्लोबलाइजेशन पर क्या टिप्पणी भगत सिंह? वही कहना चाह रहा था कि देखिए इस राष्ट्र को समझना है तो हमें विवेकानंद की नजर से देखना होगा, ज्योतिबा फुले की नजर से, कबीर की नजर से। मुझे कई बार समझ में नहीं आता 600 साल पुराना कबीर हमको क्यों नहीं समझ में आता है जितना हमको बाहर का उधार का दर्शन समझ में आता है। कबीर जैसा कहता है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। जो वसुदेव कुटुंबकम की मेरी भावना है। हमारा ईशोवाद से उपनिषद कहता है कि अगर संसार में एक आदमी भी भूखा है तो हम सब पाप कर रहे हैं क्योंकि हम खा रहे हैं। भगत सिंह का सारा चिंतन आर्थिक दृष्टि से भारत की सभ्यता संस्कृति से निकला हुआ चिंतन था। विश्व की राजनीति का और विश्व के वर्तमान रुझानों का उन्होंने अध्ययन किया था उनकी तत्कालीन परिस्थितियों में। लेकिन वे ये जानते थे कि भारत को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। जब तक राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है, केवल आप ट्रांसफर ऑफ पावर की तरह खड़े हो गए, सत्ता का हस्तांतरण हुआ। तो उन्होंने जैसे कहा कि सत्ता का गोरे हाथों से काले हाथों में आ जाना, मैं इसे स्वतंत्रता नहीं मानता। उनका सोच है कि हम आर्थिक रूप से जब तक स्वतंत्र न हो। तो यहाँ गांधी की सोच से भगत सिंह कहीं विपरीत नहीं जा रहे हैं। भगत सिंह की सोच बापू की तरह आर्थिक आत्मनिर्भर बनाने की सोच है इस राष्ट्र। और एक और सवाल जो बराबर भगत सिंह के संदर्भ में उठा है कि भगत सिंह ने जब असेंबली पर बम फेंका और कहा कि बहरे कानों को सुनाने की बात है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि वो मनुष्य जीवन को पवित्र मानते हैं और अहिंसा को उन्होंने प्राथमिकता भी दी। और फिर कहा कि हिंसक नजर आने वाली जो कार्रवाई कर रहे हैं उसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। क्या वाकई में भगत सिंह को और गांधी को हम दो अलग अलग खेमों में देख सकते हैं, एक अहिंसा के पुजारी और दूसरा हिंसक मार्ग अपनाने से पीछे न हटने वाले? मैंने कहा एक व्यापक दृष्टिकोण से भगत सिंह को पकड़िए। बहुत छोटे से तराजू में नहीं, हिंसा और अहिंसा, समाजवादी या धार्मिक, ऐसे नहीं। भगत सिंह कितना प्यारा आदमी, उसे ऐसे समझिए। जो भगत सिंह लाला लाजपत राय के साथ मूवमेंट में शामिल होता है
और वही भगत सिंह लाला लाजपत राय के खिलाफ एक लेख लिखता द लास्ट लीडर। जानते हैं क्यों? क्योंकि भगत सिंह उनकी विचारधाराओं को जानते हैं कि लाला लाजपत राय कहीं भटक गए, खोया हुआ नेता उनका लेख है, ट्रिब्यून में जीवन काल में लिखा। ऐसा क्यों किया? और लेकिन वही भगत सिंह लाला लाजपत राय के सिर पर लाठी पड़ने पर बदला लेते हैं। ये सवाल उनसे किसी ने पूछा था। यहाँ हिंसा और हिंसा का भेद आपको समझ में आएगा। उनसे पूछा कि लाला लाजपत राय से तो आपके वैचारिक मतभेद हैं, मेरे साहब सिंह जैसे हो सकते वैचारिक मतभेद हो, लेकिन उन्होंने कहा कि मनभेद नहीं है। देखिए, मेरी उपस्थिति में, जवान बेटों की उपस्थिति में बूढ़े बाप पर 2वीं दर्जे के अंग्रेज पुलिस अधिकारी सर पर लाठी मारे और जवान बेटा देखता रहे, धिक्कार है उसको। इसलिए भगत सिंह वैचारिक दृष्टि से लाला जी के खिलाफ खड़े हैं, वैचारिक दृष्टि से। लेकिन राजनीतिक परिपक्वता के बावजूद एक भारतीय है ना कि 33 करोड़ भारतीय नेता का अपमान हुआ, एक भारतीय 33 करोड़ भारतीय के नेता का। इसी तरह पार्लियामेंट में जब बम फेंका है तो आप याद रखिए, उन्होंने फ्रांस के क्रांतिकारी वेला को उद्धृत किया। वेला ने वहां बहुत किसानों को संगठित किया, मजदूरों को संगठित किया, सारी लड़ाई लड़ी और पाया कि डूमा में उनकी बात सुनी नहीं जा रही, रेडियो अखबार टेलीविजन जगह नहीं देते हैं उस जमाने में। तो एक महत्वपूर्ण घटना है, इसको ध्यान रखिए। भगत सिंह ने कहा प्रोपेगेंडा बाय डेथ, इस शब्द को स्मरण करिएगा। मैं अपनी फांसी के फंदे को विचार का मंच बना दूंगा। उन्होंने असेंबली में बम फेंका और ये कहा कि ये बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। वो चाहते लॉर्ड इरविन पे फेंक सकते थे, वहां और भी लोग बैठे थे। और भगत सिंह ने आगे जाके कहा कि वहां जयकर, केसकर और कई बड़े बड़े हमारे मदन मोहन मालवीय थे, जिन्ना थे, क्या मैं अपने राजनेताओं की हत्या कर सकता था? नहीं। पूरे वैज्ञानिक चिंतन से, जिसकी तारीफ अंग्रेजों ने की, एक कोने में बम फेंका है, जिसको वहां की अदालतों ने, हमारी अदालतों ने कहा, जस्टिस फोर्ड ने, कि बड़ा वैज्ञानिक धमाका था, किसी को हताहत नहीं किया। राजशेखर जी, इसी बड़ा पर हिंसक किस्म का धमाका है, सिर्फ बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत। ये एक तो बात है, भगत सिंह अहिंसा बनाम हिंसा की बहस में कहाँ ठहरते हैं। दूसरा सवाल है, उन्होंने जो एक सामरिक नीति अपनाई अपनी बात देश तक पहुंचाने की, जैसे कि आपने जिक्र किया कि कोर्ट में जो कार्रवाई होगी उसके दौरान उनकी बात, और मौत को वो एक पैग बना रहे थे अपनी बात आगे पहुंचाने का। लेकिन जाहिर है इसमें वो एक सीमित हद तक ही सफल हो पाए, क्योंकि अखबारों के नुमाइंदों को उस ट्रायल में आने की अनुमति खुल के नहीं मिली, रिपोर्ट करने पर पाबंदी की। और आपके पिताजी उस समय उज्जैन से, जहां तक मेरी समझ है, एक पत्रिका निकालते थे और पत्रकारों पर भी पाबंदियां लगी उसको रिपोर्ट करने में। कुछ उस माहौल के बारे में बताएंगे कि उस दौरान क्या कुछ हुआ? देखिए, मैं समझता हूँ, पहले इस बात से असहमत हूँ कि वो विचार बाहर नहीं आए। जिन विचारों के लिए भगत सिंह शहीद हुए, आज उन्हीं विचारों की वजह से आज हम उन पर बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट में जब बम फेंका तो उन्होंने एक पर्चा फेंका, फिलोसॉफी ऑफ द बम, हम बम क्यों फेंक रहे हैं। उस समय स्टेट्समैन के एक पत्रकार थे, स्टेट्समैन के दुर्गादास, इंद्रजीत के पिता, वे उस पर्चे को मुंह में दबाकर बाहर ले आए। भारत से समाचार कलकत्ता जाने में उन दिनों टेलीग्राफ में परेशानी थी, उन्होंने लंदन भेजा और वो पर्चा छप के आया और वो पर्चा आज उपलब्ध है, फिलोसॉफी ऑफ द बम। इसी तरह भगत सिंह ने जानबूझ के अपने मुकदमे को 3 बरस खींचा है और दुनिया के बेहतरीन वक्तव्यों में, जैसे तिलक का मुकदमा कहते हैं, बापू का मुकदमा, मौलाना अबुल कलाम आजाद का ट्रायल, भगत सिंह अपने असाधारण वक्तव्य शैली की वजह से जब अदालत में बोलते थे, पूरा बहस तो वो बेहतरीन हिंदी में करते, गालियां अंग्रेजी में भी देते थे। न्यायाधीश ने कहा तुम गालियां अंग्रेजी में क्यों देते हो? उन्होंने कहा ताकि आपको समझ में आए कि गाली आपको दी जा रही है। तो भगत सिंह पूरी बहस को इतना जानबूझ के शानदार बना रहे थे कि उनके वो क्रांति के सारे विचार, जो उनके बारे में गलत बयानी थी देश भर में, फासिस्ट हैं, डकैत हैं, टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, लुटेरे, नहीं, वो सब क्रांतिकारी विचार कि हम इनकलाब क्यों कर रहे हैं, हमारी लड़ाई क्या है, किन विचारों और आदर्श को लेकर हम चल रहे हैं, वो किसी न किसी रूप में। अभ्युदय नाम का एक पत्र था, जिसका कितने लोग, सिर्फ हम लोग तो 1 फांसी 2 फांसी की बात करते हैं, 1 2 नहीं 11 संपादक एक के बाद एक फांसी चढ़ दी, क्योंकि वे भगत सिंह के मुकदमे को छाप रहे थे। देवानंद फिल्म अभिनेता चेतन आनंद, केतन आनंद के पिता, वे भी इस मुकदमे में बैठ करके सुनते थे और ये मुकदमा के सारे बयान बाहर आए। आज तो पूरे के पूरे प्रोसीडिंग मौजूद है।